अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान की 77 साल तारीख़ में हुकूमतें आने और हुकूमतें जाने में इस्टेब्लिशमेंट हमेशा ही इल्ज़ामात की जद में रही है। कई बार तो एतराफ़ मदाखलत भी हुआ और बार बार ये भी कहा गया कि जो इस्टेब्लिशमेंट है फ़ौज का, उसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद जब हाजिर सर्विस थे तब भी कोई उन्हें सेम पेज पर होने का क्रेडिट देता था, तो कोई ऐन उसी वक्त में उनसे मुझे क्यों निकाला ऐसे सवाल भी पूछता था। यही तनाज़ात रिटायरमेंट के बाद भी उनसे अलग नहीं हुए। सेम पेज वही है, बस किरदार बदल गए हैं। इमरान खान के दौरे हुकूमत में 2019 से 2021 तक स्पाई मास्टर रहने वाले जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ पीर वाले रोज़ चंद दिन पहले ही पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियों पर कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया गया। अब सिर्फ जनरल फैज़ हमीद ही नहीं बल्कि उनके 3 साथी रिटायर्ड फौजी अफसरान को भी पाक फ़ौज ने अपनी तहवील में लिया है। ISPR के मुताबिक तहवील में लिए गए रिटायर्ड फौजी अफसरान के खिलाफ न सिर्फ आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी बल्कि सियासी मफादात के लिए गठजोड़ रखने और मुल्क में इंतशार फैलाने के इल्ज़ामात की तहकीकात हो रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पाक फ़ौज के अंदर एहतसाब का अपना एक मजबूत सिस्टम मौजूद है, मगर यह भी हकीकत है कि ये गिरफ्तारियाँ आर्मी की तारीख का एक गैर मामूली वाक़या है। बज़ाहिर जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ टॉप सिटी हाउसिंग स्कीम का केस है, मगर इनसे 9 मई की तोड़फोड़ पर भी 9 मई के जो वाक़यात हैं, उस दिन जो कुछ हुआ, इस हवाले से भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। खबरें आ रही हैं कि जनरल फैज़ हमीद कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेकर गोशा नशीनी में जाने की बजाय सियासत में खुफिया तौर पर एक्टिव थे, खासे एक्टिव थे। वो न सिर्फ फ़ौज के अंदर अपने असर रसूख का इस्तेमाल कर रहे थे बल्कि वो इमरान खान की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों को एतराज़ भी था, जो इमरान खान से इसकी शिकायतें भी करते थे कि जनरल फैज़ हमें डायरेक्शन देते हैं। जनरल फैज़ हमीद के नेटवर्क का ताल्लुक अडयाला जेल से भी जोड़ा जा रहा है। बताया जा रहा है कि जेल में इमरान खान की सहूलतकारी के इल्ज़ाम में डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल समेत 3 एहलकारों को भी हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। सवालात ये हमेशा उठते रहे हैं कि अडयाला जेल में कैद इमरान खान बाहर के हालात से इतने अपडेट कैसे रहते हैं, कैसे उनके आर्टिकल्स बैरूने मुल्क अखबारों में कैसे छप जाते हैं। इन्हीं सवालात के जवाब जानने के लिए अब इंक्वायरी हो रही है। जेल एहलकारों के मोबाइल फ़ोन्स का फ्रांसिक भी हो रहा है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जनरल फैज़ हमीद और उनके गिरफ्तार फौजी कॉलीग ये तो रिटायर्ड हो चुके थे, एक रिटायर्ड बंदे का नेटवर्क कैसे हाजिर सर्विस नेटवर्क को चकमा दे सकता है? कैसे उनका जो नेटवर्क है वो जो करंट जो सिस्टम है उसको धोखा दे सकता है? जाहिर है इमरान खान कड़ी निगरानी में है, ह्यूमन इंटेलिजेंस मौजूद है, गैजेटरी इंटेलिजेंस मौजूद है, तो फिर साबिक स्पाई मास्टर के पास, उनके पास ऐसा कौन सा नेटवर्क था जो इतनी आसानी से इमरान खान को फैज़याब कर रहा था? हुकूमत का तो ये मानना है कि गिरफ्तारियाँ रुकने वाली नहीं हैं क्योंकि पर्दा नशी और भी हैं। देखिए अता तारड़ ने कल क्या कहा। मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी और इसका दायरा कार सिर्फ फौज के दायरे तक नहीं रहेगा। इसमें जो मुलविस है तमाम लोग इस शिकंजे में आएंगे। ये रोजे रोशन की तरह यहाँ है कि बानी चेयरमैन PTI की ईमा, मंशा, ख्वाहिश वो शामिल थी जब जनरल फैज़ ने ये तमाम इकदाम किए। मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक अच्छा फैसला और बड़ा टाइमली फैसला था कि जिसके तहत जनरल फैज़ की गिरफ्तारी पहले अमल में लाई गई और जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद आज 3 मजीद अफसरों की जो है वो गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ के बयान के बाद सवाल उठता है कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद अगली बारी किसकी है? जहां कोई साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा का नाम ले रहा है तो कोई साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की बारी भी बता रहा है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि जनरल बाजवा को हिरासत में लिए जाने का कोई इम्कान नहीं है। मगर अहम नुकता यह है कि आज से चंद दिन पहले तक कोई फैज़ हमीद की गिरफ्तारी का भी नहीं सोच सकता था, क्योंकि मौजूदा हुकूमत में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ समेत ऐसे लोग मौजूद हैं जो समझते हैं कि मौजूदा सियासी बहरान में जनरल रिटायर्ड बाजवा भी पूरे हिस्सेदार हैं। ख्वाजा आसिफ ने अभी कल ही कहा है कि जनरल बाजवा ने सबके सामने मुल्क में मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी थी। यहाँ ये भी पहलू काबिल गौर है नाजरीन, अब वो PTI जो कल तक फैज़ हमीद के गुन गाते थकती नहीं थी, आज वो भी उनसे लाताल्लुक दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान भी सफाइयाँ दे रहे हैं कि उनका फैज़ हमीद से ज़ाती ताल्लुक था, ना सियासी, बस प्रोफेशनल ताल्लुक था। साथ वो ये भी कह रहे हैं कि फैज़ हमीद की तहवील पाक फ़ौज का इंटरनल मामला है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। साथ उन्होंने ये भी कहा
कि जनरल फैज़ तो इस मुल्क का असासा थे, मगर इमरान खान के सियासी मुखालिफिन ऐसा नहीं समझते। नून लीग हो या पीपल्स पार्टी, वो तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इमरान खान और फैज़ हमीद एक ही सिक्के के दो रुख हैं। आर्मी में ये कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी? कोर्ट मार्शल के लिए क्या सिर्फ सियासी मुदाखलत साबित करना काफ़ी होगा? इन्हीं सवालात के जवाबात के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हारिस नवाज़ साहब, साबिक सूबाई वज़ीर हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका। ब्रिगेडियर साहब, पिछले एक हफ़्ते के दौरान, बल्कि 5-6 दिन के दौरान जो हमने गिरफ्तारियां देखी हैं, जनरल फैज़ से लेकर फिर कल 3 अफसरान की और गिरफ्तारियां, जो कल गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें तो सियासी मफादात का इशारा दिया गया है कि एक सियासी जमात के लिए ये लोग पैगाम रसानी का काम कर रहे थे। उससे पहले जब जनरल फैज़ की गिरफ्तारी हुई, कहा गया ये आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी है। आपको लगता है ये सारा जो गठजोड़ है, ये सारे ताने माने इमरान खान 9 मई, ये सारे मामलात बीच में आएंगे? देखें शादिया, बात यह है कि बिल्कुल मुझे लगता है यही है कि डिटेल कहीं पॉलिटिकल पार्टी की तरफ भी जाएंगी कि उनके कुछ लोग इसमें शामिल थे। बेसिक देखें, फौज बहुत डिसिप्लिन अदारा है और फौज की डिसिप्लिन को अगर साख पहुंचे या फौज की वैसे साख को नुकसान पहुंचे, जो बहुत सीरियस इसलिए ली जाता है कि इतनी बड़ी फौज में कमांड लेवल के ऊपर ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिससे मोरल ऑफ ट्रुप्स को अफेक्ट हो और इसमें कोई मुल्क में फौज में इंतशार हो। जो लगता है कि काफ़ी इसमें कोशिश ये की गई, इसी वजह से आर्मी ने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। लेकिन एक बात देख लें कि अगर इतने सीनियर ऑफिसर के लिए जो बहुत सेंसिटिव अपॉइंटमेंट थी, अगर उनको अरेस्ट किया गया आफ्टर इंक्वायरी, तो इसका मतलब सफिशिएंट ये प्रोसिक्यूशन एविडेंस मौजूद है ताकि जिसको ऊपर इनको कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। कभी भी हाफ हार्टेड या विदाउट एनी एविडेंस ये कोर्ट मार्शल नहीं होते हैं। और इसके साथ सेकंड में जिक्र भी किया गया था कि बाद में रिटायरमेंट के जो उनकी एक्टिविटी थी वो अनबिकम थी, उसमें कोई फौज के साथ को नुकसान, कोई ऐसी एक्टिविटी से फौज के अंदर कोई प्रॉब्लम होती। और फौज इन चीज़ों पर बहुत स्ट्रिक्ट है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, बिकॉज एक को पनिश करने से बाकियों के लिए एक सबक मिल जाता है कि जी आपने ऐसी बात नहीं करनी। इसीलिए हमारी फौज डिसिप्लिन में मशहूर है। सेकंड, उसके बाद 2 हफ्ते 3 गए हैं, वो जो है 2 अफसर जो थे वो इनके साथ काम कर रहे थे, इनके एरिए थे, वो उनकी पैगाम रसानी भी करते थे, सहूलतकारी भी करते थे। मैं भी, और इसी वजह से उनके डिप्टी सुपरिटेंडेंट गए। मेरे ख्याल में और भी कोई जेल के सीनियर ऑफिसर को मेरे ख्याल में अरेस्ट किए, मुझे आई एम नॉट श्योर, आई हर्ड इट सो। तो ये जो है इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो चुकी है। आपके सामने फौरन सहाफ़ी भी मिल रहे थे, आपने देखा है कि आराइन वो जो थे ग्रिम थे वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे रोपसन के साथ, जब सेंट्रल उनके रिकॉर्ड में जाके झांका गया है। वो है बात ये कि एनीथिंग डूइंग एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी मिलिट्री ऑफिसर अगेंस्ट द इंटरेस्ट के उसमें मुल्क को नुकसान हो। आप समझते हैं ब्रिगेडियर साहब, इमरान खान से भी इस हवाले से तहकीकात होंगी? आपको याद होगा कि खान साहब भी इस बारे में बात करते रहे हैं कि कानून साजी करवानी हो, एतमाद का वोट लेना हो, आईनी तरमीम, ऐसा कुछ भी मसला हो तो एजेंसियां मदद करती रही हैं। नून लीग हमेशा इल्ज़ाम लगाती रही है। आपको याद होगा जब एतमाद का वोट लिया था इमरान खान ने, तो मरीम नवाज साहिबा ने भी कुछ ऐसा ही इल्ज़ाम लगाया था कि ये इमरान खान को बंदे पूरे करके दिए गए हैं, इवन दो कि इमरान खान के अपने बंदे एतमाद का वोट नहीं देना चाहते थे। फिर जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की बातें वो भी ऑन रिकॉर्ड हैं। तो ये सारी बातें, अब कुछ चीज़ें तो अब अफसार आलम साहब की जो ऑडियो लीक जो सामने आई है जनरल फैज़ के साथ, तो कुछ बातें तो बिल्कुल वाजे हैं, उनमें तो कोई सबूत ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है कि क्या सियासी मफादात थे और क्या हो रहा था सियासत के अंदर। देखिए, बात यह है कि ये टोटल वीकनेस ऑफ पॉलिटिशियंस है। व्हाई पॉलिटिशियन गो एंड टॉक टू देम कि हमें ये कर दे, हमें ये, दिस शोज दे डोंट हैव अ कॉन्फिडेंस पीपल ऑफ पाकिस्तान। आप अगर अच्छे तरीके से आए, मेजॉरिटी से आए, इलेक्शन लड़ें, हुकूमत बनाएं, अवाम को डिलीवर करें, इवन 9 वीक की मैं बात करता हूँ, अगर आपकी इस वक्त हुकूमत डिलीवर करे, अवाम की जो है कीमत, ये प्राइस कम करें, डीजल की, पेट्रोल की, गैस की, उसके बाद बिजली की, जो एक को इससे और आपके जो है इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, एक्सपोर्ट को फ़र्क पड़ रहा है। अगर अवाम को आप खुश करें, जो आपने वादे किए हैं,
और इन हाउस अपना ठीक करें कि आपने अगर 1500 अरब रुपए डेवलपमेंट फंड पे दे दिए है, जो कि बाद में MNA को चला जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर के थ्रू, आप IPP को पैसा देते जा रहे हैं बजाय इसके कि आप उनसे डील करें कि 2 साल के लिए हम आपको पैसे लिविंग फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंपनी आपके अपने मुल्क में जो बैठे हैं कम, तो वो तो खुदा का खौफ कर सकते हैं। तो अगर ये 1500 में से 500 रुपया जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए रख लें, बाकी 1000 या 800 या 700 अरब आप आवाम की तरफ ये महंगाई कम करने के लिए दे दें, IPP का पैसा निकाल के डेवलप इधर ले जाएं, अवाम कितने खुश होंगे, मुल्क में इकोनॉमिक रिवाइवल हो जाएगा, आपकी हुकूमत पे अवाम का कॉन्फिडेंस, लोग भूल जाएंगे बाकी बातों को। आप डिलीवर भी नहीं कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं लेकर आ रहे हैं। लेकिन एक और मसला लगता है, चाहे इमरान खान की हुकूमत हो या आज शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत हो, कल भी सेम पेज की बात होती थी, आज भी सेम पेज की बात होती है। दुनिया जो है आपकी फ़ौज की गारंटी के बगैर आपको एक अन्ना देने की रवादार नहीं होती है। आप देखें इमरान खान के दौर में भी जनरल बाजवा साथ जाते थे, बड़े पैसे आते थे, चाहे वो अरब इमारात से हों, सऊदी अरब के पैसे हों या दूसरे ममालिक से पैसे हों, आज भी ये हिसाब है। दुनिया भी तो आपके सियासतदानों को ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है ना। The reasons are because you haven't developed confidence. अगर आप why do you say कि फौज हमारे साथ एक पेज पे है? You should not say. फौज तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के आपके एक वन ऑफ द स्टेट ऑर्गन है, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है सिक्योरिटी ब्रा के लिए। आप क्यों कहते हैं? दिस शोज योर वीकनेस, योर लैक ऑफ अपनी कॉन्फिडेंस। आप क्यों ना आपकी कॉन्फिडेंस इतना अपने अवाम से जो वादा किया पूरा करें, अवाम को खुशहाल करें, दैट पीपल शुड नॉट लुक टुवर्ड मिलिट्री, देन दे शुड लुक टुवर्ड लीडरशिप। जहाँ ही तो वीकनेस है। अभी भी आप देख लें, उनको अरेस्ट करने के बाद सब ने बोलना शुरू कर दिया, वाई यूर मीटिंग, आप कह रहे थे मुझे ये कर दे, उनकी बातें क्यों सुन रहे हैं? ना सुने। Who told us? प्रॉब्लम ये कि आपकी अपनी वीकनेसेस हैं, आपकी अपनी स्टॉक प्रॉब्लम हैं, कोताहियां हैं, जिसकी वजह से देन यू डिपेंडेंट कि जी हमें बचाएं, हमारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहा है, अभी हमें चैनल की प्रॉब्लम हो रही है। सो आपकी अपनी कमजोरी है और इस वक्त चीफ ऑफ स्टाफ किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे। जो ही इज द कमांडर, इट्स अ कमांड डिसीजन। उनकी कमांड में, उनके ट्रस्ट के अंदर अगर कोई इंटरफेयर करता है इंतशार फैलाने के लिए, कोई और बात करने के लिए, ही विल बी डेल्ट विद सीवियरली। सिंपल सी बात है। तो शहबाज शरीफ साहब ने भी चंद रोज पहले जो कहा कि जो ताउन आज है, हमारा जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप आज है, इससे पहले ये सेम पेज नहीं था, ये ताउन इससे पहले हमने कभी देखा भी नहीं। तो पब्लिक फोरम्स पे इस तरह की बात करना कि आप टीवी चैनल्स पर भी आकर इस तरह की बात कर रहे हैं, तो क्या ये मैसेज देना होता है कि फ़ौज हमारे साथ है, हम नहीं हिल सकते, जो बात कल तक इमरान खान करते थे? डेफिनेटली दैट्स अ पर्पस कि आप कहते हैं कि अभी हमें तो कोई डर नहीं है, लेकिन डर आपको अवाम से होना चाहिए। आप अवाम को डिलीवर करें। आई मैं वर्ड में ये नहीं कहता कि आपने जरूर ये चीज 6 चीजों में टैक्स लगाना है। दे वांट कि अगर इस टैक्स से 300 रुपया मिलना है, अरब मिलना है, तो ये हमें वापस आना चाहिए, हम लोन दे रहे हैं। अगर आप अपना होमवर्क करके जाएं और आई को अभी भी बताएं कि हम ये डेवलपमेंट फंड से पैसा निकाल रहे हैं, IPP से निकाल रहे हैं, 1000 अरब सेव कर रहे हैं, आपका 300 अरब हम डेफिनेटली वापस करेंगे, हम टैक्स नहीं लगा रहे, दे विल नेवर ऑब्जेक्ट। बट आपकी ऑस्टेरिटी कहाँ गई, आपकी अय्याशियाँ कहाँ जाएंगी, आप जो पैसा है मैंने MPs को देना है वो कहाँ जाएगा? दैट इज अ प्रॉब्लम। सो ये भी 50-60 अरब रुपए जो आप दे रहे हैं, 14 रुपए कर दिए 500 रुपए यूनिट वाला से, कितना 30-40-50 बिलियन, दैट्स ऑल। What about the other money? So आपको ये चीजें, ये आप you embarrass everyone in the government. सही। अच्छा, ये भी सवालात उठ रहे हैं कि टॉप सिटी हाउसिंग स्कीम का जो मामला है, ये तो 2017 का ये मामला है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में उनके जो विक्टिम थे वो गए और उसके बाद ये सारा मामला और ज़्यादा हाईलाइट हुआ। तो इतनी अरसा खामोश रहने की फिर क्या वजह थी? रिटायरमेंट का इंतज़ार था कि बाद में पकड़े? ये मामला तो 2017 से चल रहा है। देखिए 2017 का चल रहा था, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान कब ऑर्डर किए थे? 1-1.5 साल पहले इंक्वायरी करें, आर्मी को कहा जी इंक्वायरी करें और उसमें देखें क्या इन्वॉल्वमेंट है, एंड दैट इज व्हेन आर्मी स्टार्टेड डूइंग विद इंक्वायरी विद द ऑर्डर्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। सो उसके बाद विद इन अ ईयर दे हैव कम टू नो फाउंड एवरीथिंग। उसी के अंदर जब आपने और चीजों में प्रोब किया होगा तो देन ये भी निकल आई होंगी चीजें। फिर इतने सीनियर ऑफिसर्स के लिए आपने जरूर कहीं ना कहीं उनको फॉलो किया होगा कि क्या कर रहे हैं, किसके साथ बैठते हैं,
कौन इनका ग्रुप में शामिल है, कौन सहूलतकारी कर रहा है, कौन पैगाम रसानी कर रहा है, एवरीथिंग मस्ट हैव बीन टेकन एज एन एविडेंस, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्री क्लिप्स, देन दे हैव रीच्ड, और जब उन्होंने अनाउंस किया मीन दे हैव गॉट कॉन्क्रीट प्रूफ। अब डिपेंड करता है कितना ग्रेविटी है, वो पनिशमेंट उस पर डिपेंड करेगी कि क्या होगा। अच्छा, ये कितने ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट इसमें हो क्या सकती है? एक आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी, फिर दूसरा जो कल कहा कि सियासी मफादात, ये अगर इल्ज़ामात साबित हो जाते हैं, ज़ाहिर अभी तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी पनिशमेंट है क्या? देखिए, मैं आई एम नॉट श्योर, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि इसमें जो होती है सेक्शन 55 में वो 14 ईयर होती है मैक्स, लेकिन डिपेंड करता है ग्रेविटी ऑफेंस कैसी है, या इसमें अगर कम है ग्रेविटी ऑफेंस तो कम मिल सकती है, बहुत सीरियस नेचर की है ज़्यादा मिल सकती है, बट इससे ज़्यादा नहीं है कि वो जो बात है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये एक 6 महीने भी हो सकती है खाली, और इससे भी लीनेंट हो सकती है, और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। इट डिपेंड, ये कोर्ट की जवाबदीद है, जब सफाई पेश करते हैं, अपना एविडेंस करते हैं, प्रोसिक्यूशन लाती है, देन सी के इसमें कितना स्टेट को नुकसान हुआ या आर्मी की साख को नुकसान हुआ, या इन्होंने कॉन्डक्ट अनबिकमिंग किया जो इनको नहीं करना चाहिए था, 2 साल से पहले पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए था, तो ये सारी चीजें उसको। और आप समझते हैं कि सारे प्रोसीजर से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भी है और एक बहुत अच्छा प्रेसिडेंट भी सेट किया जा रहा है कि हर बार जो सियासत में फौज को घसीटने की कोशिश की जाती है, माजी में की जाती रही है, तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि वाकई फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है, कोई किसी के लिए सहूलतकारी नहीं कर सकता, किसी को ये राइट नहीं है कि किसको जो है वो आपने इक़्तिदार देना है, और आप ये डायरेक्शन नहीं दे सकते कि किसको आपने सजाएं देनी है, आप ये डायरेक्शन किसी जज को भी नहीं दे सकते कि आप किसके खिलाफ जो है वो सजाएं दें, ऐलानात करें, आप फैसले अपनी मर्जी के सुनवाएं। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज है, एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। बिल्कुल, बड़ा अच्छा मैसेज है, बड़ा क्लियर मैसेज है, लाउड एंड क्लियर मैसेज है, और आई एम श्योर के it is not only serving officers, the retired officers have to be very mindful कि बिल्कुल आपको आज़ादी है, राय भी है, आप 2 साल के पॉलिटिक्स में भी आप ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी एंड बी वेरी ओपन, नोबडी स्टॉप्स यू, बट इन्वॉल्व होके आप उनको गाइड अगर करें कोई और फौज के मुतालिक, दैट इज नॉट गुड। इफ आई ज्वाइन tomorrow any political party, I will be loyal, I'll speak in the favor of that party, positive, negative, whatever it is possible, but then when it comes military, I should never be doing anything which is in the interest of military. That is very, very important. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस साहब मेरे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे आता नहीं है तब तक वो खुद को सबसे ऊंचा समझता है। अब खबर है कि जनरल फैज़ हमीद गिरफ्तारी से पहले तक तमाम तर तनकीद के बावजूद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ राब्ते में थे। राब्तों से मुराद कोई हेलो हाय नहीं है, बल्कि डायरेक्शन है, डिक्टेशन है, पार्टी प्लानिंग जैसे इंकशाफात सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इमरान खान की गैर मौजूदगी में जनरल फैज़ हमीद तहरीक इंसाफ के फैसलों पर असर अंदाज हो रहे थे। हुकूमत की तरफ से ये इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि इमरान खान अडयाला जेल में भी फैज़ हमीद की सहूलतकारी से फैज़याब हो रहे थे। अब तक न सिर्फ इमरान खान के लिए मुबैना सहूलतकारी करने पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल समेत 3 एहलकारों को गिरफ्तार किया जा चुका है, बल्कि आज साबिक IG जेल खाना जात शाहिद सलीम बेग को भी फैज़ हमीद से राब्तों के मामले पर हिरासत में लिया गया है। दूसरी तरफ इमरान खान इनकारी हैं कि उनका फैज़ हमीद से कोई सियासी या ज़ाती ताल्लुक है, बल्कि वो जनरल साहब के खिलाफ कार्रवाई को पाक फौज का अंदरूनी मामला करार दे रहे हैं। इसी तरह PTI की लीडरशिप भी जनरल फैज़ हमीद से लाताल्लुकी शो करा रही है, लेकिन सियासी मुखालिफिन का मानना है कि इमरान खान और जनरल फैज़ हमीद 9 मई के वाक़यात समेत हर मामले पर ऑन बोर्ड थे। सेनेटर फैसल वाडा का तो यहाँ तक मानना है कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद न सिर्फ इमरान खान के लहजे में नरमी आएगी, बल्कि पूरी PTI भी लेटी हुई दिखाई देगी। जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी एक ऐसे वक्त में हो रही है जब पार्टी के अंदर अंदरूनी इख्तलाफात जो हैं वो चैलेंज बन रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ PTI पंजाब के सदर
हमाद अजहर ने पार्टी ओहदे से ये कहते हुए इस्तीफ़ा दिया कि पार्टी फैसलों में उनकी रजामंदी शामिल ही नहीं होती बल्कि उन्हें साइड लाइन पर रखा जा रहा है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि पार्टी के अंदर कई ग्रुप बन चुके हैं और खान साहब तक मेरे समेत कई लोगों को रसाई दी नहीं जा रही है। उन्होंने इमरान खान से मुसलसल मुलाकातें करने वाले पार्टी रहनुमाओं और पैगाम रसाओं पर भी सवाल उठाए कि वो जेल में इमरान खान को तस्वीर का दूसरा रुख दिखा रहे हैं। सिर्फ हमाद अजहर ही नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर चौधरी असगर गुज्जर ने भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। नाजरीन, ये कोई पहला मौका नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुपिंग की खबरें सामने आई हों। हमाद अजहर से पहले शहरियार अफरीदी, शानदाना गुलजार और शेर अफजल मरवत भी पार्टी लीडरशिप पर खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। सवाल ये है कि PTI के अंदर ग्रुपिंग की खबरों में सदाकत कितनी है। बार बार ये मसला आने के बावजूद अब इशू को क्यों अभी तक हल नहीं किया जा सका है। ऐसे खिंचे सियासी माहौल में फिर मियां नवाज शरीफ साहब जो कई महीनों से खामोश थे, सिस्टम से नाराज़ लग रहे थे, भाई वज़ीर आज़म, बेटी वज़ीर आला वो फिर भी चुप थे। आज उन्होंने अपनी बेटी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को पहलू में बिठा कर वो आज TV स्क्रीनों पर आए। मोराल उनका खासी हाई लग रहा था, जैसे जो मौजूदा गिरफ्तारियां हों उनसे उन्हें तसल्ली मिली हो। मियाँ साहब ने मशहूर व मारूफ सवाल मुझे क्यों निकाला, ये अपना गिला शिकवा एक बार फिर दोहराया। मौजूदा महंगाई को इमरान खान पर डाला और इमरान और आवाम के लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से बिजली सस्ती करने का पैकेज दिया। क्या कहा, देखिए। अभी ये फैसला किया है पंजाब गवर्नमेंट ने, जिसकी सरबराह ये बैठी हुई है। इन्होंने अगस्त और सितंबर के महीनों में बिलों में फौरी रिलीफ फ्राहम करने की कोशिश की है। 14 रुपए पर यूनिट बिजली के रेट को कम किया जाएगा। शाबाश मरियम। चंद जजों ने मुझे इसलिए निकाला कि मैंने अपने बेटे हसन नवाज से 10,000 दिरहम तनख्वाह नहीं ली, इसलिए मुझे निकाल दिया। अब मुझे बताएं कि आपको ये वजह समझ आती है कि इस पे एक वज़ीर आज़म को निकाला जा सकता है? इसलिए मैंने कहा था मुझे निकाला क्यों, और आज भी कहता हूँ मुझे क्यों निकाला। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर भी जेल में इमरान खान से मुलाकात के लिए तो जाते रहते हैं, यही हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम पूछते हैं कि पार्टी में इख्तलाफात की वजह क्या है। पंजाब हुकूमत आवाम को रिलीफ भी दे रही है, क्या इनका तज्ज़िया है और क्या ये समझते हैं कि इस माहौल में जो है जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी, क्या इससे इमरान खान के लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ सकती हैं। इसी पर मैं बात करूंगी। मलिक भच्चर साहब मुझे ज्वाइन करें, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक साहब आपका। मलिक साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जनरल फैज़ के हवाले से क्या ये बातें, ये ख़बरें दुरुस्त हैं कि पिछले कुछ अरसे से वो तहरीक इंसाफ के जो फ़ैसले हैं उस पर भी असरअंदाज हो रहे थे, डायरेक्शंस दे रहे थे, उन्हें डायरेक्ट कर रहे थे कि फ़लाँ जो है ना अफसर उस पर तनकीद की जाए, फ़लाँ अफसर पर तनकीद की जाए। बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस क्या थी उनकी तहरीक इंसाफ के मामलात में? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हामिद मुनीर साहब ने जो बात की है, अब उनको ही पता होगा, क्योंकि मेरे इल्म में तो ये नहीं है। और जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक है तो मैं उन लोगों में से हूँ कि जिनके साथ उनका कोई राब्ता नहीं था। लेकिन हो सकता है कि पार्टी में और लोगों के साथ हो जिन्हें वो डायरेक्ट करते थे, डायरेक्शंस देते थे। देखिए, वो उनके अपने सोर्स हैं, उन्होंने अपने सोर्स से पता किया होगा। मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई पार्टी के हमारे रहनुमा उनकी लाइन को टो कर रहे थे या वो कह रहे थे। जो बात है उनकी गिरफ्तारी की, देखें जी, वो उनका अपना इंटरनल मामला हैं। टॉप सिटी का गलबन कोई मामला है, उस मामले में वो गिरफ्तार हुए हैं। तो अब 9 मई को हर जगह पे शामिल कर देना, कोई बंदा कहीं से भी कोई गिरफ्तार हो। डेफिनेटली इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे एट दैट टाइम जब वो DGIS आए थे, तो उनकी मुलाकातें, उनका सारा कुछ आपको भी पता है, हमें भी पता है कि DGIS की कितनी अहमियत होती है पूरे सिस्टम में। आज भी आप देख लें कितनी अहमियत है उनकी। तो उस तक तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ होगी। लेकिन आप समझते हैं कि जनरल फैज़ का मामला सिर्फ टॉप सिटी हाउसिंग स्कीम तक महदूद है?
देखिए अभी तक तो यही लगता है। अब देखिए अब से आगे जब बात चलेगी, हम तो आगे बात चली है उनसे तहकीकात के नतीजे में कल 3 अफसरान को जिनको और हिरासत में लिया गया है, जिन पर ये सियासी जो एक जमात उसके हवाले से सहूलतकारी उस जैसे इल्जामात में शामिल हैं। इसका मतलब ये मामला टॉप सिटिंग हाउसिंग स्कीम तक महदूद नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, सहूलतकारी तो कहाँ से शुरू हुई है आप मुझे बताएं। 9 अप्रैल से 9 अप्रैल नॉट 9 मई जब इमरान खान की गवर्नमेंट गई, उस वक्त से आज दिन तक सहूलतकारी के मामले पे लोगों को उठाया जा रहा है, तो निकल तो कुछ नहीं रहा। लेकिन इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे और एट दैट टाइम आपको पता है कि जब वो डीजीआई थे तब तो सहूलतकारी मिलती थी। इमरान खान साहब एतराफ कर चुके हैं इस बात का। देखिए ये एक सहूलतकारी भी आप उसको कह सकते हैं और कोऑर्डिनेशन भी कह सकते हैं। हमारा जो जोग्राफियाई खित्ता है, हमारा जो इधर पाकिस्तान की पोजीशन है, उसमें तो डेफिनेटली एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक ज़रूर लाइजन होता है। बट मैं ये नहीं समझता कि इस हद तक था कि अभी कोई 3-4 महीने पहले की जो मेरे इल्म में, अब हामिद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, मैं उनकी बात को ये तो नहीं कह सकता कि वो गलत कह रहे होंगे, लेकिन जहाँ तक मेरे इल्म में है ऐसी कोई हमारे दरमियान बात नहीं। चले 3-4 महीनों से पीछे अपनी हुकूमत के दौर में चले जाएं। जनरल फैज़ की काफ़ी ज़्यादा हेल्प कह लें, सहूलतकारी कह लें, मदद कह लें, जब चाहे एतमाद का वोट लेते हुए बंदे पूरे करने की बात हो, कोई कानून साजी के मामलात हो, इमरान खान साहब खुद कहते थे ये सारे काम तो एजेंसियां करती थी। देखिए अब भी वही कर रही हैं। अब देखें आप खुद, अब कोई काम हुआ है? अब भी तो वही सारा सिस्टम चला हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि उनकी गिरफ्तारी का जो मामला है ना जी, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फिल वक्त कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। नहीं, ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या ताल्लुक होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो गिरफ्तार नहीं करवाया ना। लेकिन आप समझ रहे हैं कि एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट हो रहा है, कि एक बहुत अच्छा मैसेज है कि फ़ौजी अफसरान का, इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में कोई रोल होना नहीं चाहिए। हम तो यही कहते हैं जी, हम तो इस वक्त भी यही कह रहे हैं। इसलिए तो 9 मई के लिए हम जुडिशल कमीशन कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाएं और उस जुडिशल कमीशन पे फैसला करें। अब देख केसेस बंदों की जमानतें हो रही हैं, बेसलेस केसेस थे। इतना टाइम, पूरा 1.5 साल एक मुल्क जो है स्टेटस को की पोजीशन में खड़ा है। और आप खुद देख लें कि ये जो नेटवर्क का ये इन्होंने मामला किया, इस गवर्नमेंट ने कितनी कंपनीज इधर से जा रही थी, इन्होंने नेटवर्क स्लो किया, बंद कर दिया। तो कितना है कि ये मुल्क को तो वही मेरे ख्याल में 70s की दिहाई में लेके जाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बचर साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नाज़रीन हम बात करेंगे पूरे मुल्क में इंटरनेट की जो सुस्त रवि है, इससे हर एक को मुश्किलात का सामना है। जो लोगों के रोज़गार हैं, बिज़नेस हैं, वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। जो हुकूमत है उसके भी मिला जुला जो है वो बयानात सामने आ रहे हैं। PTA कुछ कहता है, जो हुकूमती लोग हैं वो कुछ कहते हैं। इस मसले पर डिटेल में बात करेंगे एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, करोड़ों डॉलर्स के नुकसानात और महीनों तक जितने मुँह उतनी बातें सुनने के बाद आखिरकार पाकिस्तान की IT मिनिस्ट्री ने ये मान लिया है कि साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को अपग्रेड करने की वजह से मुल्क भर में इंटरनेट की स्पीड कम हुई है। लाखों फ्रीलांसर्स, हज़ारों सॉफ्टवेयर हाउसेज और कारोबारी अफराद की तरफ से शिकायत मिलने के बाद इस मसले को सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिस्कस किया गया। सेनेटर अफनानुल्लाह ने इंकशाफ किया कि इंटरनेट सुस्त होने से कम अज़ कम $500 मिलियन का नुकसान हुआ है। बहुत से ई-कॉमर्स के फोरम्स जो हैं वो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। इस सुस्त रवि की वजह से 23 लाख अफराद की जो आमदनी है ये भी बहुत मुतासिर हो रही है। एक तरफ तो सेनेट की कायमा कमेटी में सेनेटर्स और वज़ीर IT इंटरनेट की कम स्पीड को तस्लीम करके इसे हल करने की बातें कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसी मीटिंग में PTA के हुकाम ये बता रहे हैं, बल्कि इंकशाफ कर रहे हैं कि उन्हें तो इंटरनेट सर्विस से मुताल्लिक कोई शिकायत मिली ही नहीं है। मतलब ये हुआ कि पूरे मुल्क में इंटरनेट की स्पीड को लेकर बड़ा शोर मचा हुआ है। सोशल मीडिया, अखबारात और TV चैनल्स पर हुकूमत को हर उस लफ्ज़ से याद किया जा रहा है जिसे ना लिखा जा सकता है ना पढ़ा जा सकता है। वो कहते हैं ना कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। अब ये और बात है कि गुल साहब क्यों जानना ही नहीं चाहते कि हो क्या रहा है, उन्हें क्यों नहीं पता है।
इंटरनेट के मुतालिक उमूर पर नज़र रखने वाले इदारे नेट ब्लॉक्स ने अपने एक्स अकाउंट पर पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश की तस्दीक करते हुए ये लिखा है कि पाकिस्तान में सिर्फ 24% सार्फिन को इस वक्त इंटरनेट तक रसाई हासिल है। ख़बरें आ रही हैं कि इंटरनेट स्पीड के इशू की वजह से सबसे मशहूर फ्री लांसिंग वेबसाइट फाइवर ने बहुत से पाकिस्तानी फ्री लांसर्स का स्टेटस ही अब इनएक्टिव कर दिया है। नाजरीन, ये बात किसी से ढकी छुपी तो नहीं है कि मुल्क में जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है ये बहुत ज़्यादा है, जिसका इजहार सोशल मीडिया पर नफ़रत के ज़रिए फैल भी रहा है। इस पोलराइजेशन में से ना तो इदारे महफूज हैं आज, ना ही शख्सियात। फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे का ऐसा इस्तेमाल हो रहा है जो तारीख़ में इससे पहले कभी ना हुआ ना देखा। मुल्क में ट्विटर या एक्स नेटवर्क को फरवरी के महीने में बंद कर दिया गया था, लेकिन जिस हुकूमत ने बंद किया उसी हुकूमत के अपने अकाउंट से VPN के ज़रिए बाकायदा पोस्टें की जा रही हैं। यानी नाम की पाबंदी में पाबंद करने वाले भी चोर रास्ते से वही सब कुछ कर रहे हैं जो पाबंदी के बगैर होता रहा है। सोशल मीडिया पर पाबंदी या फायरवॉल जैसी सिक्योरिटी को आज़ादी इजहार राय और फंडामेंटल राइट के ख़िलाफ़ कहा जा रहा है, लेकिन ये भी हकीकत है कि दुनिया में गल्फ़ कंट्रीज़ और चाइना जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में सोशल मीडिया पर कंट्रोल रखा गया है। क्या साइबर सिक्योरिटी के नाम पर हम इंटरनेट जैसी जिद्दत और तरक्की की अवलीन ज़रूरत से मुंह मोड़ना अफोर्ड कर सकते हैं? इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रही हैं डिजिटल राइट एक्सपर्ट फरीहा अजीज़ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। फरीहा साहिबा, सबसे पहले तो एक आम बंदे ने फायरवॉल का सिर्फ नाम सुना है, जिससे भी आप पूछ लें तो कहते हैं अच्छा वो कोई हुकूमत ने कहा है कि कोई फायरवॉल लग रही है, उसकी वजह से जो इंटरनेट की स्पीड है ये स्लो है, अभी वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तजर्बा कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में फायरवॉल है क्या, ये 70% लोगों को तो पता ही नहीं है। तो मैं चाहूँगी पहले ज़रा आप इसको ज़रा थोड़ा एलेबोरेट कर दें कि जो बीमारी की जड़ है जिसका नाम फायरवॉल है और सेफ सिक्योरिटी के नाम पर जिसको कहा जा रहा है कि हम इसी वजह से कर रहे हैं कि मुल्क में जो है वो प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुल्क की सलामती की बात है, तो ज़रा इसको थोड़ा एलेबोरेट कर दें कि ये फायरवॉल किस ब्ला का नाम है। जी वालेकुम अस्सलाम और शुक्रिया। देखिए, फायरवॉल मेरे नज़र में तो एक मिसलीडिंग टर्म ये शुरू हो गई है। और पहली बात तो ये जो साइबर सिक्योरिटी हमें मिनिस्टर्स बता रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी अपग्रेड्स हैं, ये बिल्कुल साइबर सिक्योरिटी के लिए नहीं है, ये इंफॉर्मेशन और पॉलिटिकल कंट्रोल के लिए किया जा रहा है। ये जो हमारे पास वेब मॉनिटरिंग सिस्टम्स पहले थे, ये जब निगरान हुकूमत आई थी उस वक्त से ये इंटरनेट स्पीड्स कम हुई हुई हैं। हमें ये बताया जा रहा था कि अपग्रेड हो रहे हैं कोई सिस्टम्स, उसके बाद ये फायरवॉल का लफ्ज़ आ गया। फायरवॉल अमूमी तौर पर आपके लैपटॉप पे भी जो नुकसानदेह नेटवर्क ट्रैफिक है उसको रोकने के लिए होती है, वो उसका एक प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो। फिर जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में फायरवॉल के अगर कंपैरिजन होता है तो वो चीन से होता है, क्योंकि वो एक क्लोज्ड कंट्री है, वहाँ पे फॉरेन मीडिया एप्स नहीं है, अपनी लोकल हैं और उधर कंटेंट कंट्रोल काफ़ी हद तक पाया जाता है, लेकिन उनका एक सियासी निज़ाम ही बिल्कुल अलग है हमसे, तो ये भी मद्देनजर रखने की ज़रूरत है। लेकिन जो इक़दाम किए जा रहे हैं लगता है कि हम चाइना से मुतासिर होकर करना चाहते हैं या गल्फ कंट्री से मुतासिर होकर हम लोग भी ये करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, और गलत बयानी भी की जा रही है मिनिस्टर्स की तरफ से कि यूके में भी है, यूएस में भी है। इनकी वाले क्लेम्स फैक्ट चेक हो चुके हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लीगल नोटिस एंड टेक डाउन रेजीम, स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ कंटेंट वो रिपोर्ट होते हैं, ड्यू प्रोसेस होता है, अपील्स प्रोसेस होता है, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। यहाँ पे इस वक्त नेटवर्क मॉनिटरिंग और फिल्टरिंग हो रही है, किस हद तक, किस सतह पे, किस टेक्नोलॉजी के जरिए, किसी को कुछ पता नहीं, क्योंकि ये वही जो एक्स के वक्त में हुआ था कि हम तो नहीं कर रहे, टेक्निकल ग्लिच है, करप्शन है, इसके हवाले से भी अब सामने आना शुरू हुआ है कि नहीं एक्चुअली टेस्टिंग चल रही है, अब इसको कहा जा रहा है कि साइबर सिक्योरिटी के लिए है। तो इनके बयान बार बार बदलते रहते हैं जो हुकूमत और पीटीए की तरफ से आते हैं। समझ नहीं आ रही ना, पीटीए को तो पता ही नहीं है, वो तो कहते हैं हमारे पास तो कोई शिकायत पहुंची नहीं है कि इंटरनेट की रफ्तार इतनी सुस्त है, स्पीड कम है, वो तो कुछ उनको तो पता ही नहीं है हो क्या रहा है। पीटीए तो फिर किसी और प्लैनेट पे रह रही होगी, उनका इंटरनेट यहाँ पाकिस्तान वाला है नहीं, क्योंकि पूरे मुल्क में
ये डिस्ट्रप्शन है, लोग काम नहीं कर सक रहे, वैसे हर चीज़ पे इनकी नज़र होती है और वो कंटेंट भी रिपोर्ट भी कर रहे होते हैं, बंद भी कर रहे होते हैं, लेकिन ये चीज़ इनको नहीं पता चली कि इंटरनेट नहीं चल रहा सही से। सही। अच्छा, ये जो एक नेट ब्लॉक्स इंटरनेट का मुतालिक उमूर पर नज़र रखने वाला जो इदारा है, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ 24% सार्फिन को इंटरनेट तक रसाई है। ये स्पीड से मुतालिक बात है प्रॉपर, या वो कोई ख़ास इदारा है, ख़ास जगह है, कोई ख़ास हिस्सा है मुल्क का जहाँ पे सिर्फ इंटरनेट की बंदिश जो है वो यहाँ पे नहीं है, 24% लोगों तक नहीं है, वहाँ वाईफाई भी प्रॉपर चल रहा है, इंटरनेट की हर तरह की सहूलत है। इस बात का क्या मतलब है? देखें, जो खबरें हमारे पास वैसे भी आ रही हैं कि कुछ नेटवर्क ज़्यादा डिस्ट्रप्ट हो रहे हैं, कुछ जो शहर हैं उसमें ज़्यादा ये मसला आ रहा है। मुल्क भर में है तो सही, उसके स्केल शायद फ़र्क होगा। कुछ लोग पहले ज़्यादा मुतासर हो रहे थे कुछ शहरों में या कुछ इंटरनेट कनेक्शंस के ज़रिए। अब तो आप व्हाट्सएप से वॉइस मैसेज करते हैं, वो ही नहीं जाता है, घंटों घंटों वो पहुंचता ही नहीं है, कोई चीज़ डाउनलोड भी नहीं होती है। इस वक्त डेटा पे आपके डाउनलोड जो व्हाट्सएप का मीडिया है वो नहीं काम कर रहा। आप वाईफाई से कनेक्ट करेंगे या VPN ऑन करेंगे तभी ऑन होता है और जाता है, और वो भी बहुत स्लो है। वाईफाई की स्पीड भी बहुत स्लो हुई भी है। तो यही सवाल उठ रहा है कि ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। ना टेलको और ISPs की तरफ से उनके कंज्यूमर्स और यूजर्स को कोई चीज़ इत्तला मिल रही है। PTA तो बिल्कुल ही मानने से इनकार कर रहा है कि कुछ हो भी रहा है, और मिनिस्ट्रीज। अच्छा, ये देखिए, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर आपको याद होगा कि जब से इमरान खान की हुकूमत आई 2018 से, उस वक्त से ही ये बहस बहुत ज़्यादा चल निकली थी कि मुल्क में सोशल मीडिया जो है वो बेलगाम घोड़ा बनता जा रहा है, इसको लगाम डालने की ज़रूरत है, इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इस वक्त भी कहते हैं कि जितना स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया सेल आज भी PTI का काम कर रहा है, शायद किसी और सियासी जमात का उस तरीके से स्ट्रॉन्ग काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे कौन से तरीके हो सकते हैं? क्या वाकई मुल्क में, हमारे मुल्क में सोशल मीडिया को कंट्रोल करने का कोई तरीक़ाकार नहीं है, कोई हो नहीं सकता है? अब तो ये कहते हैं कि जिसके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है, किसके पास अगर आईफोन है, कोई भी अब सहाफ़ी बन जाता है, कोई भी यूट्यूब पे बैठकर जो है वह किसी को भी लानतान और गालियाँ देना शुरू कर देता है। तो कोई तरीका ऐसे, जब हम चाइना की भी बात कर रहे हैं, हम गल्फ़ कंट्रीज़ की भी बात कर रहे हैं, तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि सोशल मीडिया हो, हर कोई काम करे, हमारी जो IT की फील्ड है वो भी मुतासिर ना हो, फ्रीलांसर्स जो काम कर रहे हैं वो भी मुतासिर ना हो, कोई बेरोज़गार भी ना हो, लोगों का काम भी चलता रहे। कोई ऐसी बाउंडिंग, कोई वॉल ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर रहते हुए सोशल मीडिया चल सके? देखिए, ये तवाज़ुन जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा, और रियासत को भी लगाम देने होंगे अपने जो एक्स्ट्रा ये ओवररीच होती है, और बाकी भी ये जो जाहिर है कि इश्तियाल अंगेज़ी भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं सोशल मीडिया को लेके, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पहली बात तो ये जो लगाम सोशल मीडिया को देना है या सोशल मीडिया अनरेगुलेटेड है, ये जो बयानिया है जो हुकूमत भी सामने रखती है, ये बिल्कुल सरासर गलत है, झूठ है। 2016 में नून PMLN की हुकूमत लेके आई थी पीका कानून, आपके पास मौजूद है, PTA को इख्तियार दिए गए हैं, बंदिश भी होती रहती है, लोगों को जेल भी हुए हैं, पर्चे भी कटे हैं, और ये तसलसल से चीज़ जारी है। अब वो किन पे कटते हैं, क्यों कटते हैं, वो एक अलग बहस है। बहुत शुक्रिया फरीहा अजीज़ साहिबा, डिजिटल एक्सपर्ट मेरे साथ थी। प्रोग्राम का वक्त हो गया, नाज़रीन फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।